हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन लाइट। इकोन लाइट में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या है अपना चीट नोट्स कह सकते हैं या फिर रिवीजन क्लास कह सकते हैं, ये सब हमने प्रिपेयर करा था, ठीक है। एंड उसमें हमने टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस की जितनी भी चीज़ें बन जाती थी, जितना भी पीवाईक्यू में आया था या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जितने भी टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस से रिगार्डिंग, वो सब कवर कर लिया है। आपने अगर वीडियो देखी है तो उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा साथ साथ, एंड नहीं देखी तो प्लीज़ वो वाली सीरीज़ को भी जरूर देखिए, लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उससे आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जैसे क्वेश्चन नहीं आए, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा आए, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, बट सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड अपने पीवाईक्यूज के एनालिसिस के हिसाब से आप अपनी रेंज बनाएं, एंड इतना अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि ये पूरा कर सकते हो, तो प्लीज़ इतना आपको डेफिनेटली करना है, ठीक है। तो आज क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जितना भी हो जाता है, ठीक है। टू वेरिएबल कर लिया, अब मल्टीपल लीनियर वेरिएबल कर लेते हैं। इसमें आपका टेस्ट आ जाता है, सारे सारे वॉयलेशंस वगैरह आज कवर कर लेंगे, ठीक है। कौन सी असम्पशन ऐड ऑन होती है, सब कुछ आज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, एंड आपको कोई भी डाउट हो तो लेक्चर के दौरान प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड लाइक कर देना अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो, ठीक है। एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, एंड अच्छे लगे तो प्लीज वो भी बता देना। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस से शुरू करते हैं। ये क्या बेसिक में क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिलेशन या फिर रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक है। ये एक टेक्निक है जो कि हमारी रिलेशनशिप को बताने में या फिर फाइंड करने में हेल्प करती है, किस, ठीक है। रिलेशनशिप बताती है किस किस की। एक तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आपके पास क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या है, वाई से डिनोट कर रहे हैं, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम क्या है, x1 x2 या फिर आपको जहां तक ले जाने जितने भी आपके मॉडल में है xn बोल सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन देख लेते हैं। मॉडल इक्वेशन किस टाइप से बनेगी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की। इसमें एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। एक इंटरसेप्ट टर्म होती है, इंटरसेप्ट के टर्म के बाद आपके क्या जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, एंड उनके स्लोप, रिस्पेक्टिव स्लोप। जैसे कि x1 एक वेरिएबल है, x2 एक वेरिएबल है, उसका बीटा वन x1 का स्लोप है, एंड बीटा टू x2 का स्लोप है। ऐसे ही आपके जितने भी वेरिएबल, इसलिए हमने क्या है कि यहाँ पे बोल दिया है कि कितने भी मॉडल कितने भी वेरिएबल आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। एंड प्लस में जो भी चीज इनसे डिफाइन नहीं होगी, आपके जितने भी वेरिएबल्स मॉडल में है, उसके अलावा कोई और चीज बच जाती है तो उसको हम यू में एडजस्ट कर देते हैं, दैट इज योर रेसिडुअल, ठीक है। सो ये आपका मल्टीपल लीनियर रिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक which help you to identify the relationship between the one independent variable and with on what basis, on basis of two or more independent variables, ठीक है। एंड इसका गुडनेस ऑफ फिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं अपना एडजस्टेड आर स्क्वायर, दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज एडजस्टेड, ठीक है। एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के साथ, इसलिए इसको दोबारा यहाँ पे कवर नहीं करा, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल किस फंक्शनल फॉर्म में हो सकता है, किस किस टाइप का हो सकता है। जो आपका माइक्रो में आप कर्व डबल प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं, वो भी एक आपका क्या है, मल्टीपल लीनियर मॉडल हो जाता है। इसमें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपके दो वेरिएबल हैं, दो इनपुट लेते हैं हम, एक लेते हैं लिबर एंड एक लेते हैं आपका कैपिटल। तो यहाँ पे आपके दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल के बेस पे आपको क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करना है। यहाँ पे ए आपके क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बीटा वन बीटा टू आपकी क्या होती है, आउटपुट इलास्टिसिटीज होती है इनपुट के। इनपुट क्या होते हैं यहाँ पे आपके लेबर एंड योर कैपिटल, ठीक है। लेबर को लगाने से आपका कितना इनपुट आउटपुट आ रहा है, एंड कैपिटल को लगाने से कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है। एंड इनमें क्या चेंज करेंगे, इनके 1% चेंज से वाई पे कितना असर पड़ेगा, ये क्या बताती है, आपके स्लोप बताती है, जिसको हम बीटा वन या फिर बीटा टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा फंक्शन फॉर्म क्या होता है, एक ये होता है आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल मतलब कि इसमें आपके जो पैरामीटर्स हैं वो लीनियर होते हैं, बट आपके जो वेरिएबल्स हैं वो लीनियर हो या फिर ना हो, इसमें जो वेरिएबिलिटी हो जाती है, वेरिएबल्स की जो लीनियरिटी हो जाती है, वो लीनियरिटी नहीं रह के यहाँ पे आपका स्क्वायर भी आ सकता है, सिंपल लीनियर भी आ सकता है, ठीक है। एंड स्क्वायर वाली चीजें भी आ सकती है, क्यूब में भी आ सकते हैं, या फिर कोई भी पावर हो सकती है, इसलिए क्या हो गया, पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल हो गया, ठीक है। सो आपका क्या है, एक लीनियर मॉडल भी हो सकता है, ये जो बेसिक आपका मॉडल बताया था, एक तो ये है, ये आपका कॉब डगलस प्रोग्रेशन फंक्शन भी आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का फॉर्म हो सकता है, फॉर्म हो सकता नहीं है, एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल भी है, ठीक है। जो हमने लास्ट में ओएलएस में अपनी अजम्पशन पढ़ी थी 7 8, इनके साथ साथ जब आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ते हो तो उसके साथ आपकी क्या है, ये दो अजम्पशन भी ऐड ऑन हो जाती है, इसलिए यहाँ पे अलग से लिखी है, तो ठीक है। तो मतलब कि जो वो 7 अजम्पशन है, 7 है, आई थिंक 8 है, उनके साथ आपको ये जब आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात होगी तो ये दो जो अजम्पशन है इन्हें भी ऐड ऑन करेंगे, मतलब कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में आपकी 10 अजम्पशन हो चुकी हैं, ठीक है। सो उसमें से आपकी कौन सी है कि एमसी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मल्टीकोलिनिटी कब होती है, जब आपका कोवेरियंस निकल जाता है x1 एंड x2 में, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं, अगर इनमें कोई भी कोवेरियंस आपका पाया जाता है तो मल्टीकोलिनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मॉडल आपका यही कहता है कि कोवेरियंस आपका नहीं होना चाहिए, इन दोनों का कोवेरियंस आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड अजम्पशन क्या है, जो कि है कि इक्वेशन स्पेसिफिकेशन एरर नहीं होना चाहिए। इक्वेशन या फिर मॉडल, ये दोनों ही आपके एरर नहीं होने चाहिए किसी भी टाइप के,
मॉडल में, ठीक है। स्पेसिफिकेशन एरर नहीं होना चाहिए। एंड ये दोनों अजम्पशन हम क्या डिटेल में करेंगे जब हम वॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें ये दोनों आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। सो ये आपका बेसिक था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। एंड इसमें आपको इतना ध्यान रखने वाली कुछ नहीं है, बस आपको एक फॉर्म देख लेना है एंड आपको ये एडिशनल अजम्पशन देख लेनी है, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या है वॉल्यूशंस पे आते हैं कि कौन सी वॉल्यूशंस हो जाती है। वॉल्यूशन आपकी पूरी जितने भी अजम्पशन है उसमें से ही आपकी सारी वॉल्यूशन यहाँ पे कवर करिए, ये नहीं सिर्फ मल्टीपल की नहीं, मल्टीपल की ही लगा सकते हो क्योंकि मल्टीपल में तो सारी कवर हो जाती हैं। बट जो दो आपकी स्पेसिफिक बताई थी ये सिर्फ मल्टीपल में आएंगी, ये सिंपल में नहीं आएंगी, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। सो हेटेरोसिडास्टी से स्टार्ट करते हैं। हेटेरोसिडास्टी क्या होती है? हेटेरोसिडास्टी इज अ प्रॉब्लम अकर व्हेन वेरिएंस ऑफ एरर टर्म आपका कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। जब आप अपना एरर टर्म का वेरिएंस फाइंड करने जाते हैं तो आप देखते हो आपके मॉडल में वो क्या है, ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। वो कांस्टेंट नहीं है ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। एंड मैथमेटिकली आप देखोगे तो वेरिएंस ऑफ जो यू आई है वो कांस्टेंट नहीं होता है, दैट इज एन स्क्वायर यू आई आई, मतलब कि वो चेंज होता रहता है ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। अब हेटेरोसिडास्टी और होमोसिडास्टी के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लेते हैं, जिससे कि क्लैरिटी ज्यादा आपको हो जाए, ठीक है। हेटेरोसिडास्टी क्या है? वॉल्यूशन है आपकी। एंड होमोसिडास्टी क्या है? अजम्पशन है। ये क्या बोल रहे हैं कि ये अजम्पशन हम अज्यूम करते हैं जब हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं या फिर मॉडल बनाते हैं। एंड आपके इसमें क्या है, अगर ये अजम्पशन वायलेट हो जाती है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? हेटेरोसिडास्टी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो होमोसिडास्टी क्या होता है? होमोसिडास्टी में आपका वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होता है एंड हेटेरोसिडास्टी में वेरिएंस आपका चेंज होता रहता है ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये वेरिएंस कब कांस्टेंट है? एट ऑल लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैथमेटिकली देखेंगे तो आपका जो वेरिएंस है एरर टर्म का वो कांस्टेंट है एट ऑल लेवल, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो वेरिएंस है एरर टर्म का वो आपका कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी आई आ गया, मतलब कि ये आपका चेंज हो रहा है ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, डेट इज 1 2, ठीक है। x1 की वैल्यू है ये आपकी। यहाँ पे आप देखोगे आपका जो वेरिएंस आप देखोगे ना, ये आपका इतना ही है, ठीक है। ये आपकी ट्रू वैल्यू है एंड ये आपकी क्या है? प्रिडिक्टेड वैल्यू आप कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये आपका रेसिडुअल होता है एंड ये आपके क्या है, आप इन्हें अगर वेरिएंस आप कर रहे हैं तो ये आपका एक्चुअल में यूआई हो गया और ये आपका क्या हो गया? यूआई कैप हो गया, ठीक है, वेरिएंस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ देखिए आपका हर लेवल पे क्या है, आपको इतना ही वेरिएंस जो है देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या है? फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। एंड इस डायग्राम में देखोगे तो ये आपका हर लेवल पे क्या है? डिफरेंट वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका वेरिएंस शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए इस लेवल पे देखेंगे तो इतना वेरिएंस है, यहाँ देखेंगे तो ये कम है, इस वाले को देखेंगे तो ये कम है, मतलब कि हर लेवल पे ये क्या है? आपका क्या है? फ्लक्चुएट हो रहा है, सेम नहीं हो रहा। सो ये वेरिएंस जब अगर चेंज है हर लेवल पे तो ये क्या आपकी बता रहा है? हेटेरोसिडास्टी की प्रॉब्लम बता रहा है। और हमारी अजम्पशन क्या होती है? हमारी अजम्पशन होती है होमोसिडास्टी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके मॉडल में, सो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा होमोसिडास्टी एंड हेटेरोसिडास्टी क्या होते हैं एंड हेटेरोसिडास्टी कब होती है। तो ठीक है, अब ये देखते हैं कि अगर हेटेरोसिडास्टी है तो मॉडल किस टाइप होगा, कि क्या निकल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। ये आपको नोट करना है क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हेटेरोसिडास्टी है किसी मॉडल में तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या टेस्ट लगा सकते हैं जिससे हम पता कर सके हमारे मॉडल में हेटेरोसिडास्टी है नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको यहाँ से बिल्कुल एज अ इज नोट कर लेना है, ठीक है। एटलीस्ट नाम आपको पता होने चाहिए। सो क्या होंगे आपका मॉडल, अगर आपके मॉडल में हेटेरोसिडास्टी है तो आपका मॉडल लीनियर तो होगा। लीनियर मतलब कि जो पावर है कोफिशिएंट की या फिर पैरामीटर्स आप बोल सकते हो उनकी पावर 1 ही रहेगी एंड वो लीनियर के साथ अनबायस रहेंगे। अनबायस मतलब कि अगर आप एवरेज करना चाहोगे, सैंपल्स का एवरेज करोगे तो वो आपके ट्रू पैरामीटर्स के इक्वल आएगा एंड फिर लीनियर रहेंगे, अनबायस्ड रहेंगे बट इनएफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब कि इसमें वेरिएंस आपका बढ़ेगा। मतलब कि वेरिएंस आपका मिनिमम होना चाहिए हमारे एफिशिएंट होने के लिए, बट यहाँ पे क्या है? वेरिएंस आपका बढ़ रहा है एंड कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट मतलब कि जैसे जैसे आप अपना सैंपल का साइज इंक्रीज करोगे तो वो आपके ट्रू पैरामीटर्स के इक्वल पहुंच जाएंगे, या जो भी आपके सैंपल के पैरामीटर्स है उनकी वैल्यू, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? वो लीनियर हो गया, अनबायस्ड रहेगा, इनएफिशिएंट रहेगा एंड उसके साथ कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि वेरिएंस आपका यहाँ पे बढ़ रहा है। सो टेस्ट देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट है जिससे आप अपनी हेटेरोसिडास्टी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हो। उसमें सबसे पहला टेस्ट आ जाता है पार्क टेस्ट। पार्क टेस्ट क्या होता है? इसमें आप अपने मॉडल को लॉग में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका मॉडल है, दिस इज योर मॉडल एंड इसको क्या है? आपको सॉल्व करने के लिए आप अपने मॉडल को लॉग में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ये लॉग दिखे तो आप उसको मैच कर लेना पार्क टेस्ट से, क्योंकि ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि आपने देखा होगा ये मॉडल आई थी कि पार्क टेस्ट को आप किससे मैच करोगे, ठीक है। इसलिए क्या इसमें जो है वेरिएबिलिटी है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वेरिएबिलिटी क्या है? फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। सो ये आपका पार्क टेस्ट है। बस आप क्या करना पार्क टेस्ट लिखना, ठीक है, कौन कौन सा टेस्ट है एंड इसके साथ क्या है? लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं एंड ये आप अपना मॉडल लिख लेना। इतना ही अब तक आया है तो इतना ही करना है एंड इससे ज्यादा मैंने देखा नहीं है। इससे सबसे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन अभी तक यही आया आपकी जो टेस्ट वगैरह, वरना आपके सिर्फ नाम से काम चल रहा था। फिर दूसरा आ जाता है ग्लेंजर टेस्ट। ग्लेंजर टेस्ट आपकी क्या है? यहाँ पे आप देखिए,
ये वर्टिकल लाइन में आपके यू आई है एंड ये आपका क्या है फंक्शन होता है, दैट इज योर वेरिएंस। यहाँ से आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। हर मॉडल में आप क्या है वेरिएंस कैलकुलेट करोगे, वेरिएंस किस किसका फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अपना खुद का तो है एंड इसके साथ क्या है लॉग एक्स का भी फंक्शन है एंड यहाँ पे आप क्या है ये क्या है एक्स आई का फंक्शन है एंड यहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स है एक्स आई वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो एक्स वन सिंपल हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, डिवाइड में भी हो सकती है, या फिर स्क्वायर में भी हो सकती है, क्यूब में भी हो सकती है, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया क्लींजर टेस्ट हो गया। वाई टेस्ट में देखिए आप अपना वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करोगे। वाई टेस्ट में आपके जो वेरिएंस है वो किस किस का फंक्शन है आपका, दैट इज योर वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल आ गया है, वेरिएबल्स का स्क्वायर आ गया है एंड वेरिएबल्स के स्क्वायर के साथ क्या आ गया है इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी आ गया है, दैट इज योर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो वाई टेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ वाई टेस्ट, मतलब कि वेरिएंस किस किस का फंक्शन निकल गया यहाँ पे, तो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के स्क्वायर का, ठीक है। एंड इनके साथ क्या हो गया क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा टेस्ट आ जाता है ब्रूच पेगन गोडफ्राई टेस्ट, जिसे आप बीपीजी टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें वेरिएंस क्या हो जाता है किसी और अनदर वेरिएबल्स का ही फंक्शन बन के आ जाता है, दैट इज जेड, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फिफ्थ गोडफेल्ड क्वांटिटी टेस्ट। गोडफेल्ड क्वांटिटी टेस्ट आप देखिए, ये वेरिएंस किसका है आपका एक्स आई स्क्वायर का फंक्शन है, एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, जो भी आपका वेरिएबल है उसका फंक्शन निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर सिक्स है क्वेंकर बेस सेट, जिसे हम केबी टेस्ट भी बोल देते हैं। ये आपका क्या है, ये जो वेरिएंस है वो किसका फंक्शन हो गया आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं ना उसके स्क्वायर का ही फंक्शन हो गया, ठीक है। आपको बस ये नाम लिखना है और उसके साथ अपना मॉडल लिखने लें और निमोनिक्स बना लीजिए जिससे कि इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। उसके बाद रेमेडीज क्या होंगे अगर मॉडल में आपके हेटरोजिडास है तो आप उसे दूर कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ रेमेडीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक तो अगर आपको अपना वेरिएंस पता है कि कितना वेरिएंस है मॉडल में, तो आप क्या करोगे वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाओगे, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं करना है कि कैसे होता है क्या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आए, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से आते हैं, सो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद रखना है। फिर क्या है व्हाइट हेटरोजिडासिटी यूज करोगे कब, जब आपका क्या है वेरिएंस आपका अननोन है एंड स्टैंडर्ड एरर आपका यहाँ पे दिस इज योर एरर, आई थिंक ये कट हो चुका है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर क्या है कंसिस्टेंट है आपका, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो व्हाइट हेटरोजिडासिटी एंड दूसरा ये क्या है एक जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड है जो कि आप जनरली यूज कर लेते हैं जहाँ पे भी ओएलएस अप्लाई नहीं होता, ठीक है। हेटरोजिडासिटी में अगर आप ओएलएस अप्लाई कर रहे हो तो हमने कॉन्सिक्वेंसेज देख लिया, ठीक है। वो कॉन्सिक्वेंसेज ना हो इसलिए हम क्या है जीएलएस यूज कर लेते हैं इन प्लेस ऑफ ओएलएस, ठीक है जी। तो ये आपका हेटरोजिडासिटी था पूरा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। इसे ही क्वेश्चन बने अब तक, जिससे भी डिटेल से डिटेल क्वेश्चन इसी आपको पीडीएफ से मिलेगा एंड इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सो इतना आपको मिनिमम करना ही करना है, ठीक है। टेस्ट वगैरह एंड रेमेडीज एंड आपका कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें बहुत टिप्स पे रखना है। तो नेक्स्ट वॉल्यूशन करते हैं जो कि ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन क्या है, ऑटो कोरिलेशन इज अनदर टाइप ऑफ वॉल्यूशन, ठीक है। ये एक और टाइप का वॉल्यूशन है ओएलएस का, ठीक है। इसमें क्या वायलेट हो जाता है ये देखते हैं। सो ऑटो कोरिलेशन इज अ कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म एंड और सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ एरर टर्म, ठीक है। एक तो कोरिलेशन आपको एरर टर्म में पाया जाएगा एंड एरर टर्म में भी कौन सी एरर टर्म होंगी जो सक्सेसिव होंगी, मतलब कि अगर ये एक है इसके बाद जो दूसरी एरर टर्म आएगी इन दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉडल के मदद से समझते हैं। तो ये आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट, ये सक्सेसिव है, ठीक है। सारे सक्सेसिव वैल्यू चल रही है, मतलब कि इसके बाद यही आएगा लगातार, बिल्कुल सट के जो चीजें होती है ना वो सक्सेसिव चीजें होती हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है आपका यू आई ये एरर टर्म 1 है एंड ये आपका मॉडल 2 में एरर टर्म 2 है। तो ये इसके बाद यही एरर टर्म आएगी, सो ये इसकी क्या होगी सक्सेसिव वैल्यू होगी एक दूसरे की, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कोरिलेशन किसके बीच में देखने को मिलेगा, अगर इन दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन देखने को मिल रहा है तो इसमें क्या है आपको एसी की प्रॉब्लम है, डेट इज ऑटो कोलिनेटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कोवेरियंस नहीं है या फिर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि कोई भी एसी की प्रॉब्लम नहीं है, बट इन दोनों के बीच में क्या है आपको कुछ ना कुछ कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। अगर इनका कोवेरियंस आप फाइंड करने जाओगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो वो इसमें क्या है एसी की प्रॉब्लम है। अब आगे ये देख लेते हैं कि ऑटो कोरिलेशन एंड सीरियल कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। एंड इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपको यहाँ पे एसी की प्रॉब्लम आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, एसी क्लियर हो गया होगा, एचएस क्लियर हो गया होगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है एंड आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कर दें, ठीक है। एंड यहाँ से कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दें एंड आपको अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो एसी एंड सीरियल कोरिलेशन में आपका क्या डिफरेंस होता है, इसमें आपका मेन यही डिफरेंस होता है कि ईच एरर टर्म इज कोरिलेटेड विद इट्स प्रीवियस टर्म, ठीक है। अब जो एरर टर्म है ना, जैसे सपोज वाई यू है, यू अपनी क्या है यू t-1 से ही आपकी क्या है कोरिलेटेड होगी एंड इसमें आपके जो वेरिएबल होगा वो सेम ही होगा, मतलब कि अगर यहाँ पे आपकी एक वेरिएबल में आपके
एरर टर्म है, एंड तो उसमें भी आपका है जो प्रीवियस वाला इससे कोरिलेटेड होगा वो भी सेम वेरिएबल होगा। जैसे कि अगर आपका रेनफॉल पे आप कर रहे हो, ठीक है, रेनफॉल देखने की रेनफॉल किस किस पे डिपेंड है, और उसकी एरर टर्म आपकी एक 1 है एंड एक एरर टर्म यू निकल गए, तो इन दोनों के बीच में जो एरर टर्म होगी वो आपकी ऑटो कोरिलेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड सीरियल कोरिलेशन क्या होगी, सीरियल कोरिलेशन में भी एरर टर्म ही आपकी कोरिलेटेड होती है, बट डिफरेंट सीरीज से आपकी यहाँ पे क्या होंगी, कोरिलेटेड होगी। मतलब कि यहाँ पे अगर जो वेरिएबल आप लोगे, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैथमेटिकली देखोगे तो यूटी किससे आपकी कोरिलेटेड है, वीटी -1 से। मतलब कि रेन, एक तरफ आप रेनफॉल की एरर टर्म ले रहे हैं एंड दूसरी तरफ आपने क्या है, टेम्परेचर की ले ली, ठीक है। टेम्परेचर में क्या आपकी एरर टर्म आ रही है एंड रेनफॉल में आपकी क्या एरर टर्म आ रही है, बट जो रेनफॉल की एरर टर्म है वो किससे कोरिलेट हो रही है, आपकी टेम्परेचर की से। सब जब दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की एरर टर्म आपकी यहाँ पे कोरिलेटेड हो रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सीरियल कोरिलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड सीरियल कोरिलेशन ये डिफरेंस हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल गएंगे, वो उससे हमारा एक क्वेश्चन बन के आया था, ठीक है, किस किस रीजन की वजह से सीरियल कोरिलेशन हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो दोनों के ही मैं बता दूं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। रीजन मोर एंड देन क्या बिल्कुल सेम ही होंगे, सो इतना कोई डिफरेंस नहीं, बस आपको ये देखना है कि सेम वेरिएबल है तो ऑटो कोरिलेशन है, डिफरेंट वेरिएबल है तो सीरियल कोरिलेशन है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आएंगे, लीनियर निकल के आएगा, ठीक है। आपके जो कोफिशिएंट है वो लीनियर होंगे, अनबायस्ड होंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, बट यहाँ पे अगेन इनएफिशिएंट हो जाएंगे। नॉट एफिशिएंट कैसे होंगे कि वेरिएंस आपका हाई हो जाएगा, वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, आपकी एक रेंज होती है जिसमें आपकी वैल्यूज लाई करेंगी, जैसे कि आपकी एक रेंज आई है 1 एंड दूसरी आपकी लाई आई है, दूसरी रेंज आई है कि ये आपकी 1.5 के बीच में होगी, ठीक है। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे बहुत सटीक आपका आंसर निकलने के चांसेस हो जाएंगे, बट ये जो आपकी जो रेंज है कॉन्फिडेंस इंटरवल की ये बढ़ जाएगी। जैसे कि एक रेंज आ गई आपकी 1 एंड यहाँ पे दूसरी रेंज आ गई आपकी 5, यहाँ पे क्या है, आपके चांसेस बढ़ गए कि आपकी कोई भी क्या है वैल्यू निकल के आ सकती है यहाँ पे, बट आपकी क्या है कि रेंज कम होने की वजह से आपके एक सटीक आंसर की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो यहाँ पे ज्यादा होगी। सो वाइडर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा उसकी वजह से, एंड स्टैंडर्ड एरर भी अगेन आपका बढ़ जाएगा। एंड आप जब टी टेस्ट लगाओगे टी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, लोअर आएगी। टी वैल्यू कब लगाते हैं कि अगर आपको कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस देखना है, ठीक है। एंड लोअर टी वैल्यू का मतलब क्या है, जो सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है, कम है, भले ही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो आपके मॉडल के लिए, बट लोअर टी वैल्यू ये शो करेगी कि वो पैरामीटर आपके लिए इनसफिशियंट है, ठीक है। तो फिर आप इनसे क्या है, ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे। एंड फिर टेस्ट देख लेते हैं कौन कौन से टेस्ट आप ऑटो कोरिलेशन है तो आप लगाएंगे। एक आपका बहुत फेमस है, दैट इज दूरबीन वाटसन टेस्ट। दूरबीन वाटसन टेस्ट क्या कहता है, ये आपका सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन को फाइंड करने में हेल्प करता है। एंड ये जो आपकी लेग डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर हाई ऑर्डर होते हैं, इनके लिए हम दूरबीन वाटसन टेस्ट यूज नहीं कर सकते। एंड दूरबीन वाटसन टेस्ट को करने के लिए एक आपका फॉर्मूला है जिसको आपको नोट करना है, दैट इज डी इक्वल्स टू 1 माइनस पी कैप, ठीक है। पी कैप क्या है, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट होता है ऑटो कोरिलेशन का, एंड इसको भी फाइंड करने के लिए आपको ये पास ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। एंड पी कैप की वैल्यू जो है, पी या पी कैप की वैल्यू आपकी क्या है, -1 to 1 आती है हमेशा, ठीक है। ये -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। एंड डी की जो रेंज है वैल्यू निकलने की वो 0 to 4 होगी। अगर पी की वैल्यू आपकी -1 है तो डी की वैल्यू क्या होगी, आपकी यहाँ पे 0 होगी। एंड पी की वैल्यू अगर 1 है तो डी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अगर इसमें आप फाइंड करने की कोशिश करोगे, पी की वैल्यू डालोगे तो आपको यहाँ से सीधा सीधा प्रैक्टिकल वे में भी निकल जाएगा, ऑल्दो हमारे पास टाइम कम है इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एंड आपको अगर ये चाहिए कि कैसे कैसे, तो ये हमने डिटेल लेक्चर में करा हुआ है, आप डिटेल लेक्चर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वरना इतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। सेकंड टेस्ट आ जाता है आपका ब्रूश गोटफ्राई टेस्ट, ठीक है। ये आपकी डेटा जब आपके पास हाई ऑर्डर एसी है जो कि हम अपने दूरबीन वाटसन टेस्ट से नहीं डिटेक्ट कर सकते, इसके लिए हम क्या है, ब्रूश गोटफ्राई टेस्ट ये यूज कर रहे हैं, एंड इसको हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लाई भी बोल देते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका बॉक्स पियर्स क्यू स्टैटिस्ट एंड ल्यूंजबर्ग टेस्ट, ठीक है। ये भी आपका क्या है, एसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। सो कौन कौन से मेथड है जिनसे हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हमें एसी पाई गई अपने मॉडल में, तो वो है आपका कॉचरिन ऑरकट मेथड, फिर आ जाता है फर्स्ट डिफरेंस मेथड, फिर आ जाता है अगेन जीएलएस या फिर जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। एंड ये इतना ही है क्योंकि इससे इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ज़्यादा से ज़्यादा जीएलएस से ही पूछा गया और कुछ पूछा नहीं गया। अगर आपको इनमें से कोई भी डिटेल में चाहिए तो मुझे बताना, मैं बाद में ऐड कर दूंगी, वरना मेरे हिसाब से नीड नहीं था। तो इसके क्या ये जो सीरियल कोरिलेशन हमने देखा था, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, कॉजेज हैं, ये यहाँ से पढ़ लेते हैं। अगर आपके एसी के भी पूछे जाए तो इनमें से ही आप क्या है टिक मार्क करेंगे, बिकॉज ऑल्दो दोनों के क्या है बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉमन कॉजेज हैं, ठीक है। पहला कॉज है आपका इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कि अगर आप इकोनॉमिक टाइम सीरीज डाटा लेते हो तो उसमें क्या है, कोरिलेशन पाया जाता है, बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, इसकी वजह से क्या है और सीरियल कोरिलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा रेनफॉल, टेम्परेचर, अगर आप इकोनॉमिक में देखोगे तो जीडीपी के साथ आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ये सब क्या है आपके कोरिलेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। सो इनकी वजह से क्या हो जाती है, आपका एनर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपका क्या है, इक्वेशन स्पेसिफिकेशन मॉडल हो जाता है। इक्वेशन स्पेसिफिकेशन या कैसे कि अगर आपके मॉडल में
कोई भी वेरिएबल इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका इक्वेशन स्पेसिफिकेशन मॉडल हो जाता है, या इक्वेशन, ठीक है, मॉडल स्पेसिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर आपकी फंक्शनल फॉर्म ठीक नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म ठीक नहीं है, ये वगैरह आपकी चीज़ें हो जाती है। फिर कॉबिनोमिना फॉर्मूला होता है, कॉबिनोमिना कॉबे फिनोमिना में आपने क्या पढ़ा है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि अपना क्या है पास्ट की वैल्यू, पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं उनके बेस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है आपस में ही खुद ही बता रहा है एक्सप्लेनेशन की, ये ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपके मॉडल में लैग वैल्यूज हैं तो ये ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम अगेन फाइंड करेगा। अगर आपका डाटा मैनिपुलेट हो रहा है, अगर उसे स्मूथिंग कर रहे हो, मतलब कि आप उसे ट्रांसफर कुछ भी उसमें छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उसकी वजह एसी इसकी वजह से आपकी एसी की प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर आप क्या है डाटा को ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब कि जो आपका ओरिजिनल डाटा है उसको आप लैग फॉर्म में क्या है ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो भी यहाँ पे क्या आ जाती है आपकी एसी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये सब आपकी बिल्कुल रीजन आपको सटीक चाहिए तो आप क्या है इसका डिटेल लेक्चर है, दैट इज लेक्चर 80, ठीक है। लेक्चर रेटिंग दे सकते हो जिसमें लिखा हुआ है सीरियल ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, उसके क्या कॉजेस हैं तो वो आप देख सकते हो, वहां से आपके सारे सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एसी था, ठीक है। एसी के क्या टेस्ट हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आएंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड ये आपको इतना करना ही पड़ेगा, इतना इनसे क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है हर साल, इसलिए ये सब कुछ ये आपके जो लास्ट लेक्चर नोट्स हैं इसमें आपका एड ऑन है, ठीक है। इसके बाद क्या है मल्टीकोलिनिटी कर लेते हैं, ये आपकी थर्ड वॉल्यूशन होगी, एंड ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। सो एमसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है आपके दो या दो से ज्यादा क्या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेटरी क्या होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में क्या है हाईली कोरिलेटेड हो जाते हैं। जब भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेट होंगे तो आपकी क्या होगी एमसी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मॉडल की मदद से समझते हैं, ये आपका क्या है मॉडल है। ये हमने जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल देखा था उसमें हमने देखा था क्या अजम्पशन है उसकी, हम देखा था ना नो एमसी होनी चाहिए, तो ये वहीं से आई है कि एमसी कब होगी, ठीक है। ये आपका मॉडल है पूरा पूरा जिसमें आपके दो वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2, एंड ये क्या है आपको स्टूडेंट की परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको क्या है निकालनी है, किस किस बेस पे, डेट इज कितने आर वो पढ़ा है, कितने प्रैक्टिस करा है उसने टेस्ट, इनके बेस पे, ठीक है। बट अगर ये आपस में ही कोरिलेटेड हो गए ना तो इसकी वजह से क्या होगी एमसी की प्रॉब्लम आपको देखने की मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इंडिपेंडेंटली कितने घंटे पढ़ने से कितनी परफॉर्मेंस आई है, एंड कितने टेस्ट पेपर देने से आपकी कितनी परफॉर्मेंस आई है, क्योंकि ये आपस में कोरिलेटेड है तो इनमें कुछ ना कुछ क्या है कॉमन फैक्टर आपका इन्वॉल्व है। अब एमसी के भी दो टाइप हैं, दैट इज योर परफेक्ट एमसी एंड योर इम्परफेक्ट एमसी। सो ये आपको पता होना चाहिए परफेक्ट एमसी कब होता है एंड इम्परफेक्ट एमसी आपका कब होता है, जब आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एग्जैक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए अपने दूसरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से, जैसे कि x1 यहाँ पे क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब कि जो जितना x1 आपका क्या है जो x1 आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है y में, ऐसे ही x2 सेम कंट्रीब्यूट करेगा y में, मतलब कि अगर इन दोनों का रिलेशन निकालने जाओगे तो एग्जैक्ट लीनियर बनेगा। तो इसमें क्या है आपकी परफेक्ट एमसी प्रॉब्लम होगी, एंड इसका आप क्या है मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हो दैट इज कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड 2 इज इक्वल्स टू 1। बट इम्परफेक्ट में क्या होगी, उनमें क्या है वो दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप बॉन्ड शेयर करेंगे, बट उनमें एग्जैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, एंड यहाँ पे आपके जो कोरिलेशन है वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप परफेक्ट एमसी में वेरिएंस निकालने जाओगे तो वेरिएंस क्या आपका आएगा दैट इज योर इन्फिनिटी, बट अब इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। एंड इम्परफेक्ट एमसी का क्या वेरिएंस आएगा हाई निकल के आएगा, एंड कोफिशिएंट यहाँ पे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे डेटर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन आप शेयर कर रहे हैं, इस वजह से इनडेटर्मिनेट हो जाएंगे उनकी। इनडेटर्मिनेट मतलब कि जो यूनिक वैल्यू है दोनों वेरिएबल की वो फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब कि डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेगी आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए, ऑल्दो आप यूनिक वैल्यूज में निकाल दोगे बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट एमसी एंड इनपरफेक्ट एमसी था, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे आपके मॉडल को। पहले तो ये आपका क्या है डिग्री बताते हैं, एमसी एमसी कितने मॉडल, अगर आपके दो वेरिएबल है तो कुछ ना कुछ एमसी होगी, तो आप हम अपने मॉडल में ये चेक करते हैं कि कितने लेवल की है, कितने डिग्री की एमसी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब कि आपके अनबायस्ड होंगे कोफिशिएंट जो भी निकलेंगे, लीनियर होंगे, ठीक है। वेरिएंस बहुत ज्यादा हाई होगा उनमें, ये क्यों करना है क्योंकि बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन के आया था, पूरा पूरा ही कॉन्सिक्वेंसेज के पूरे पूरे स्टेटमेंट वहां पे क्वेश्चन में डाल देते हैं, आपको बताना था कि एमसी की कौन सी कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, इसलिए वेरिएंस हाई हो जाएगा। अगेन इसमें भी कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका बढ़ जाएगा, एंड टी रेशियो निकालने जाओगे तो इनसिग्निफिकेंट निकलेगी, इनसिग्निफिकेंट मतलब कि लोअर टी रेशियो हो जाएगी, लोअर हो जाएगी तो वो इनसिग्निफिकेंस दिखाएगा, एंड आपका जो अगर कोफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन आप इसमें कैलकुलेट करोगे एमसी प्रेजेंट है तो वो आपकी हाई दिखाएगा, बट चाहे आपके जो कोफिशिएंट है वो आपके इनएफिशिएंट है फिर भी, मतलब कि कोफिशिएंट आपके इनएफिशिएंट होने के बाद भी आपके जो मॉडल है वो आपका गुड ही बताएगा मॉडल, अगर आप टेस्ट करने जाओगे, ठीक है। एंड एमसी होगा तो सेंसिटिव होगा डाटा चेंज से, अगर आपके
मॉडल में कुछ भी चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज भी हो रहा है ना आपके डाटा में, ठीक है, तो स्मॉल चेंज की वजह से भी आपका क्या है, आपका बहुत ज़्यादा चेंज आपको दिखने मिलेगा अपने कोफिशिएंट के एस्टिमेशन में, ठीक है। जैसे कि आपने 1 से 1.5 भी कर देना और एमसी है, तो इसका जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको अपने कोफिशिएंट के एस्टिमेशन में। तो ये आपका कॉन्सिक्वेंसेस था। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंस लगते हैं वो एमसी के लगते हैं, बिकॉज इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने आपको लास्ट में ही समझा दिया था, बट यहाँ से आप देख लीजिए बिल्कुल डेफिनेशन क्या है। ये क्या होता है, आपका रेंज ऑफ वैल्यूज होती है जिसको आपको एस्टिमेट करना है, एंड रेंज क्या है, इसमें ही आपकी वैल्यू क्या है लाई करेंगी। एंड सी आई आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकाल सकते हैं, मीन प्लस में जेड एस अपॉन रूट एन से, एंड एक्स बार माइनस जेड एस अपॉन रूट एन, इससे आपको क्या है अपनी रेंज निकल आ जाएगी, ठीक है। जितनी कम कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा उतना ही बेटर होगा। तो नेक्स्ट भी चलते हैं। नेक्स्ट आपका डिटेक्शन है, डिटेक्शन को अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो। सो इसकी कॉन्सिक्वेंस एंड डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये फर्स्ट चीज़ है जिससे आप अपना डिटेक्ट कर सकते हो एमसी को, वो है हाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर बट फ्यू सिग्निफिकेंट टी वैल्यू। मतलब कि आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू तो हाई आ रही है, बट उसके साथ क्या है, अगर आपने टी रेशियो निकाला है तो उसकी क्या है लोअर वैल्यू आ रही है, मतलब कि कम आ रही है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि इसके आपके मॉडल के अंदर क्या है एमसी की प्रॉब्लम है। मतलब कि मॉडल तो आपका बहुत अच्छा बता रहा है आर स्क्वायर, ठीक है, बट उसमें जो कोफिशिएंट आपके यूज हुए हैं वो टी रेशियो बता रहा है, वो क्या है, वो इनसिग्निफिकेंट बता रहा है, जिसकी वजह से आपको पता चला है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम क्या है, एमसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब टी रेशियो क्या होता है, टी रेशियो इज यूज टू डिटरमाइन वेदर कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो और नॉट। मतलब कि आपके जो भी कोफिशिएंट हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या फिर नहीं है, वो जीरो से, उनकी वैल्यू जीरो से अलग है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट आपके जीरो है और लो टी रेशियो है, वो सजेस्ट करता है कि कोफिशिएंट आपके क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअली में आपको खुद ही पता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लोअर टी वैल्यू क्या कर देगा, आपको यहाँ से क्या है मिस गाइड कर देगा, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेट कर देगा कि आपका मॉडल में ये पैरामीटर्स आपके खराब है, आप उसको क्या है एलिमिनेट कर दोगे या फिर हटा दोगे अपने मॉडल से, बट वो आपके लिए एक्चुअल में क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पैरामीटर है। सो आप टी रेशियो निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डेट इज बीटा नॉट, मतलब कि सैंपल का बीटा माइनस में आपका जो ट्रू वैल्यू है उसका बीटा अपॉन में उसके स्टैंडर्ड एरर, जो भी बीटा कैप का स्टैंडर्ड एरर उससे आप डिवाइड करोगे तो आपकी क्या है टी रेशियो निकल आ जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड जिससे आप एमसी को डिटेक्ट कर सकते हो वो है आपकी हाई पेयर वाइज कोरिलेशन रेशियो। अगर आप कोरिलेशन रेशियो निकाल ले और उसकी वैल्यू हाई आ रही है तो वो आपकी क्या है सेकंड चीज हो जाएगी, जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके मॉडल में एमसी की प्रॉब्लम है। थर्ड जो टेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है फरार ग्लोबर टेस्ट। फरार ग्लोबर टेस्ट में आपके 3 टाइप होते हैं, अगर आपको एमसी को प्रेजेंस करना है या फिर पैटर्न देखना है एमसी का क्या, अगर और ये देखना है कि कहाँ पे लोकेट है। अगर प्रेजेंस देखना है तो आप क्या है काई स्क्वायर टेस्ट यूज करोगे, पैटर्न देखना है तो एफ टेस्ट, एंड लोकेशन देखनी है तो टी टेस्ट लगाओगे, ठीक है। टी टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है, एफ टेस्ट इसमें आपका कवर हो जाएगा इस लेक्चर में एंड में, एंड आपका सिर्फ यहाँ से काई स्क्वायर बचेगा, वो आपका एट दी एंड किसी न किसी मॉडल में डिस्कस कर लेंगे, जहाँ पे भी आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, रिलेट करना। सो वी आई एफ फोर्थ आपका क्या टेस्ट है, दैट इज वी आई एफ, जिसको हम वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर भी बोलते हैं, एंड वी आई एफ निकालने का फॉर्मूला 1/टॉलरेंस, ठीक है। सो 1/टॉलरेंस का मतलब है 1/1 माइनस आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को 1 में से माइनस कर दोगे एंड उसको 1 से डिवाइड कर दोगे तो आपके क्या है वी आई वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर निकल जाएगा। एंड अगर आपकी वी आई एफ 1 है तो इसका मतलब एम सी नहीं है आपके मॉडल में, और वी आई एफ की वैल्यू अगर 4 से ऊपर आई है, मतलब कि 1 से 4 तक है तो कोई एमसी की प्रॉब्लम नहीं है, बट 4 से ऊपर आई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एमसी की प्रॉब्लम है। बट अगर 10 से भी ऊपर आई है वी आई एफ की वैल्यू तो इसका मतलब क्या है हाई एमसी है आपके मॉडल में, ठीक है। एंड टॉलरेंस की भी वैल्यू, अगर टॉलरेंस आपका बिलो जीरो है तो एमसी है, एंड जितना कम होता जाएगा जीरो से उतनी ज्यादा आपकी एमसी की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। बट अगर टॉलरेंस लेवल आपका 1 के बराबर है तो इसका मतलब आपके मॉडल में कोई भी एमसी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ टेस्ट है आपका कंडीशन इंडेक्स, एंड मैं बता दूं एक सेकंड, इससे आपके क्या है क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, आपने पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको पता होगा वीआईएफ वगैरह इगन वैल्यू वगैरह इनकी वैल्यू से क्वेश्चन आया है तो इनकी वैल्यू आपको पॉइंट अपनी नोट कर लेनी है, एटलीस्ट ये वाली तो डेफिनेटली। सो फिफ्थ है कि कंडीशन इंडेक्स, ठीक है, कंडीशन इंडेक्स या फिर इगन वैल्यू बोल सकते हो। कंडीशन इंडेक्स क्या होता है, इगन वैल्यूज का रेशियो का भी अंडर रूट कर दोगे तो इगन वैल्यू निकलेगी, एंड सॉरी कंडीशन इंडेक्स निकलेगी, एंड कंडीशन इंडेक्स अगर आपकी 30 से अबव आ रही है तो एमसी प्रेजेंट है। एंड अगर इन दोनों का रेशियो आप क्या है देखोगे तो इसको सिर्फ हम के से डिफाइन करेंगे, दैट इज रेशियो ऑफ इगन वैल्यूज, ठीक है। ये इगन वैल्यू 1 है, इगन वैल्यू 2 है, मैं रब कर देती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से दिख जाए। इगन वैल्यू 1 एंड इगन वैल्यू 2 इनका रेशियो क्या है के से डिफाइन करा है। अगर इनके रेशियो की वैल्यू आपकी 100 से अबव आएगी तो एमसी है, बट रेशियो का अगर आप अंडर रूट कर रहे हो उसे हम कंडीशन इंडेक्स बोलेंगे, एंड वो अगर आपकी 30 से अबव है तो एमसी प्रेजेंट है, ठीक है। सिक्स्थ है क्लींस रूल ऑफ थंब। क्लींस रूल ऑफ थंब में क्या करते हैं, आपका ओरिजिनल मॉडल होता है, इसको हम क्या है ट्रांसफर करते हैं, ठीक है।
इसके जितने भी आपके जो वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वन बाय वन रिप्लेस करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। फिर इनकी आर स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं दोनों की, जितने भी आपने क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन है उसको आपको डिपेंडेंट वेरिएबल से करा, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू है उसको फिर अगर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल से ट्रांसफर करा, फिर इसकी अगेन आर स्क्वायर निकाली, तो आप देखोगे आप इनको क्या है कंपेयर करोगे ओरिजिनल वन से। बट अगर आपकी जो भी रिप्लेस वाली आर स्क्वायर ज़्यादा ये मतलब कि जो आपने क्या है रिप्लेस करी है, अगर वो आर स्क्वायर आपकी ज़्यादा आई है किससे ओरिजिनल से, तो उसमें क्या है एमसी की प्रॉब्लम पाई जाएगी, मतलब कि वहाँ पे आपकी एमसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको ये बता देगा एग्जैक्ट आपकी कौन से वेरिएबल में एमसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट है और आप इसको कैसे अपना करेक्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होती है, इसमें आपकी क्या है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करा जाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल से, ठीक है। आर्टिफिशियल वैल्यू ले ली जाती है जिस जो एक्सप्लेन करता है आपके मॉडल को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, एंड इसको आपको क्या है डाटा रिडक्शन टेक्निक भी बोल देते हैं। तो इसमें आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल रिप्लेस करा जा रहा है आपके जो भी आपका ओरिजिनल वेरिएबल है, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल वो लिया जा रहा है जो कि आपके मॉडल को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज सैंपल साइज। अगर आप अपने सैंपल साइज को बढ़ा देते हो तो वहाँ पे एमसी की प्रॉब्लम खत्म होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड थर्ड है आपका प्रायर इंफॉर्मेशन मेथड। प्रायर इंफॉर्मेशन मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या है अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू किसकी लेते हैं, जैसे कि आपके पास दो वेरिएबल है x1 एंड x2, ठीक है। तो x2 की हम अप्रॉक्स ले लेंगे। x2 क्या है 0.02 है किसका x1 का, तो मॉडल में हमारे पास क्या है सिर्फ एक ही वेरिएबल निकल के आया है, x2 को क्या है x1 0.02 x1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसकी मदद से क्या है फिर हम क्या है पता कर सकते हैं एमसी की प्रॉब्लम इसे यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। फिर यहाँ से अगर आपको कोई भी अनरेलिवेंट आपके वेरिएबल्स हैं उनको आप ड्रॉप कर सकते हो जो कि कोलिनियर हो रहे हैं अपने आपकी इंपॉर्टेंट वन से, बट अनइंपॉर्टेंट वाले को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। या फिर जो भी आपका डाटा है पैनल डाटा आप यूज़ कर सकते हो जो कि कॉम्बिनेशन होता है टाइम सीरीज या फिर क्रॉस सेक्शनल डाटा का। तो ये आपके मेथड है जिनकी मदद से आप अपने एमसी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर फोर्थ वॉल्यूशन आ जाती है स्पेसिफिकेशन एरर की। स्पेसिफिकेशन एरर क्या होता है, अकर्स व्हेन फंक्शनल फॉर्म, या तो आपकी फंक्शनल फॉर्म में कोई दिक्कत है, ठीक है, एंड वेरिएबल्स इंक्लूडेड आर नॉट करेक्ट, या फिर उसमें जो वेरिएबल्स इंक्लूड हैं वो करेक्ट नहीं है, या फिर आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर ही आपका क्या है एक्यूरेट नहीं है जो कि आपके ट्रू रिलेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। जो आपके रिलेशन को डिफाइन करता है वो ही आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो ये आपकी क्या होगी स्पेसिफिकेशन एरर होगी। तो इसके क्या टाइप है, इसके टाइप है या तो इरेलीवेंट आपके वेरिएबल इंक्लूड है, या फिर रेलिवेंट वेरिएबल आपके मॉडल से एक्सक्लूड है, या फिर आपके मॉडल में क्या है फंक्शनल फॉर्म या फिर मैथमेटिकल फॉर्म ही आपकी गलत है, ठीक है। इसको कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हो, एक तो आपके पास रीसेट टेस्ट होता है जिसको हम रामसे रिग्रेशन इक्वेशन स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट बोल देते हैं। दूसरा है आपका हॉशमैन स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट जो कि आपका टेस्ट करता है वेदर आपका एंडोजीनियस वेरिएबल कहीं कोरिलेटेड तो नहीं है एरर टर्म से। इसको आपको टेस्ट करने के लिए हम क्या है हॉशमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट करते हैं, एंड इससे आपका पीवाईक्यू आया है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इससे इतना कोई आपका पीवाईक्यू अब तक बना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में नहीं लाया गया है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे सारी वॉयलेशन खत्म हो गई है। अगर आपको कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ छूट गया या फिर कोई और चीज़ इसमें इंक्लूड होनी चाहिए तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड आपको लगता है कि कमेंट लेक्चर जो है आपके लिए बेनिफिशियल है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद हम क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल है तो उसमें आप कैसे टेस्टिंग करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट है अगर आपको अपने मॉडल में, ठीक है, इंडिविजुअल कोफिशिएंट है उनका सिग्निफिकेंस लेवल चेक करना है। इंडिविजुअली कौन कौन सा कोफिशिएंट आपका एफिशिएंट है या नहीं है, तो आप ये वाला टेस्ट लगाओगे जिसे हम टी रेशियो भी बोल रहे हैं या फिर टी टेस्ट आप बोल सकते हैं। इसमें आपको क्या देखना है कि आपका जो बीटा वन है वो इक्वल टू 0 है, दैट इज आप नल हाइपोथेसिस बना रहे हो, ठीक है। एंड आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि आपकी बीटा वन 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बीटा वन को चेक करने के बाद बीटा टू भी चेक कर सकते हो ऐसे ही सेम, फिर उसको चेक करने के बाद बीटा थ्री भी चेक कर सकते हो ऐसे ही सेम, ठीक है। सो ये इंडिविजुअल टेस्ट के लिए है, एंड इसके लिए आप क्या है टी रेशियो अपनी देख लोगे, मतलब कि जो भी आपका कोफिशिएंट है कोफिशिएंट के स्लोप को उसके स्टैंडर्ड एरर के साथ आपको डिवाइड कर देना है। इसके बाद आपका एफ टेस्ट आता है। मैं सच्ची बता रही हूँ जितना मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती थी मैंने कोशिश करा है, बट अगर आपको यहाँ पे एक बारी में क्लैरिफाई नहीं हो चीज़ें तो प्लीज़ एक दो बार देख लीजिएगा, वहाँ से आपको हो जाएंगी, बिकॉज लिटिल बिट ये कन्फ्यूजिंग है। मैं खुद कह रही हूँ मेरे को मेरी हालत ख़राब हो गई इसका शॉर्ट नोट बनाने के लिए कि मैं क्या क्या चीज़ इसमें ऐड ऑन करूँ, क्या इसमें डिलीट कर सकती हूँ, क्या इसको ऐसे कर सकती हूँ कि ये ईजिली भी पढ़ जाए समझने के लिए, या फिर छोटे ही कम शब्दों में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए। बट फिर भी आपका ये इतना बना है तो प्लीज़ आपको इतना तो एटलीस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ टेस्ट में भी अगर आपको एफ टेस्ट किस लिए यूज़ करो, अगर आपको ओवरऑल सिग्निफिकेंस देखनी है मॉडल की, ठीक है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस मतलब कि सारे के सारे पैरामीटर्स को सारे के सारे पैरामीटर्स लेके आपको देखना है कि ओवरऑल मॉडल हमारा कितना सिग्निफिकेंट है। इसमें हम क्या नल हाइपोथेसिस अज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं हमारे बीटा टू या फिर जितने भी आपके पैरामीटर वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। एक दूसरे के इक्वल होने के साथ साथ वो 0 के भी इक्वल है। तो इसमें हम एफ टेस्ट लगाएंगे, उसका हम क्या फॉर्मूला है, दैट इज मीन स्क्वायर रिग्रेशन अपॉन में मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, जिसे MSR और MSE बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, एंड ये फॉर्मूले आपके आए हुए हैं इसलिए आपको करने ही करने हैं, इनमें आपका कुछ नहीं छोड़ सकते बेसिकली।
सो एम एस आर आप कैसे निकाल सकते हो, एम एस आर आप निकाल सकते हो ई एस एस अपॉन इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है के माइनस वन। ई एस एस क्या है यहाँ पे आपका एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, एस एस आर, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन, ठीक है। एम एस सी निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आर एस एस अपॉन में एन माइनस के, एन माइनस क्या होगी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। सो आर एस एस क्या है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं इसे, ठीक है। एसएससी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ठीक है। एंड ये इसमें क्या है, ये आपको दिख रहा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे चेंज है बिकॉज क्वेश्चन आया था। एंड जो एफ टेस्ट का फर्स्ट लेक्चर है ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि ये कैसे कैसे हुई है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी के माइनस वन एन माइनस के है रिस्पेक्टिवली दोनों के लिए। इसमें क्यों है, इसमें आपकी इंटरसेप्टम यहाँ पे इंक्लूड है, इस वजह से ये आई है। एंड बट आपकी जो इंटरसेप्टम आपकी इंक्लूड नहीं होती पैरामीटर्स, पैरामीटर मतलब कि ये जो आपकी के है ये आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इसमें अगर आपकी इंटरसेप्टम इंक्लूड नहीं है तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्पेक्टिवली दोनों की ये बनेगी। बट इस केस में अगर आपकी इंटरसेप्टम इंक्लूड है तो ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी, ठीक है। एंड अगर आपको ओवरऑल सिग्निफिकेंस यूज करना है यूजिंग आर स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को यूज करके, तो वो होएगा आर स्क्वायर अपॉन के माइनस वन, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, ठीक है। के जो भी डिवाइड में आएगी वो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। एंड वन माइनस आर स्क्वायर एंड एन माइनस के। अगेन इसमें क्या है आपकी के क्या है यहाँ पे मैंने बता दी, देखो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। एंड इसमें आपकी के क्या है, इंटरसेप्टम इंक्लूड है। जहाँ पे भी इंटरसेप्टम इंक्लूड नहीं होगी वहाँ पे आपका ऊपर वाला जो साइड वाली मैंने बताई थी वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ जाएगी। और वो कैसे निकल के आ रही है, आप एफ टेस्ट देखना, वो छोटा सा ही लगता है, आई थिंक 10 मिनट का। उसका एंड में देखोगे ना तो वो पी वाई क्यू आया हुआ है इस टाइप का, तो वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है कि ये कैसे निकल रही है, ठीक है। आर स्क्वायर मैंने बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, एंड क्या है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दूसरा एफ टेस्ट है जिसको हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोल देते हैं, एंड इसको हम स्टैटिस्टिक में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत ओल्डेस्ट मॉडल है। तो एफ टेस्ट क्या है, रेशियो है आपका सैंपल का स्क्वायर का, ठीक है, या फिर सैंपल के वेरिएशन के का रेशियो को हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपका एस वन स्क्वायर क्या है, ये आपका वेरिएंस है किसका, फर्स्ट सैंपल का। एंड एस टू स्क्वायर क्या है, वेरिएंस है आपका सेकेंड सैंपल का। एंड आपका फर्स्ट सैंपल कौन सा माना जाएगा, जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी वो आपका क्या है, आपका फर्स्ट सैंपल में आएगा, ठीक है। जिसकी कम होगी वो आपका सेकंड सैंपल में आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ ये तीन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके इनका रोल अलग अलग है, इनका मोटिव अलग अलग है, पर्पस अलग अलग है, बट इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो सेम ही हो रहा है। इसलिए फॉर्मूला मैंने एंड पे रखा है, पहले मोटे समझ लेते हैं वन बाई वन क्या है, ठीक है। आपको अगर पार्शियल एफ टेस्ट लगाना है, पार्शियल एफ टेस्ट मतलब कि बीटा वन बीटा टू के इक्वल है, बीटा टू बीटा थ्री के इक्वल है, ठीक है। जितने भी पैरामीटर्स है वो आपस में इक्वल है एंड वो जीरो के इक्वल है। एंड बट उसमें आपकी नल हाइपोथेसिस आपने बनाई है जो कि आपका कोई एक पैरामीटर है वो बस जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब कि वो सब इक्वल है बट इनमें से कोई एक पैरामीटर होगा, जो ये वाले इनमें से कोई एक पैरामीटर है जो इक्वल जीरो के इक्वल नहीं है, ये आपको नल हाइपोथेसिस में प्रूव करना है, ठीक है। अगर आपको इक्वालिटी देखनी है, इक्वालिटी ऑफ टू और मोर कोफिशिएंट, मतलब कि दो और दो से ज्यादा कोफिशिएंट उनकी इक्वालिटी चेक करने, तो नल हाइपोथेसिस क्या है, बीटा टू क्या हो गया आपका बीटा थ्री के इक्वल है। एंड ये बीटा टू बीटा थ्री के इक्वल है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग टेस्ट ना करके हमने इनको एक बीटा में ही इंक्लूड कर दिया है, एंड सिर्फ बीटा को ही हम क्या है टेस्ट में यूज करेंगे। एंड नल हाइपोथेसिस होगी कि बीटा टू क्या है यहाँ पे आपका इक्वल नहीं है बीटा थ्री के, ठीक है। फिफ्थ है कि अगर आपको लीनियर रिस्ट्रिक्शन कोफिशिएंट देखना है, मतलब कि लीनियर रिलेशन देखना है, एच नॉट क्या है बीटा टू एंड बीटा थ्री का जो एड ऑन करने पे आपका क्या है वन वैल्यू आनी चाहिए। एंड नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल टू वन नहीं है। तो इसमें जो हम एफ टेस्ट लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं, दैट इज आर एस एस आर फॉर रिस्ट्रिक्टेड माइनस आर एस एस अनरिस्ट्रिक्ट अपॉन में क्यू, दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसको यहाँ पे हम क्या है कभी कभी क्यू की जगह क्या है इन प्लेस ऑफ एम भी यूज कर लेते हैं। जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में कुछ भी क्यू भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय आर एस एस आपका अनरिस्ट्रिक्ट आएगा, डिवाइडेड बाय एन माइनस के, ठीक है। आर एस एस आर क्या है, ये है आपका रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर वो रिस्ट्रिक्टेड वाला। फिर यू आर है अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, क्यू क्या है आपकी रिस्ट्रिक्शन, जो भी आपने अपने मॉडल में रिस्ट्रिक्शन लगाई है। एन है आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के क्या होगी नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स, ठीक है। फिर सिक्स है आपके, अगर आपके मॉडल में कोई भी नया पैरामीटर इंक्लूड हो रहा है तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, अगर आपको वो टेस्ट करना है तो आप क्या है ये फॉर्मूला लगाओगे जो है ई एस एस, दैट इज एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, जो कि न्यू वाला है, ठीक है, न्यू मॉडल का। एंड माइनस में ई एस एस आपका जो ओल्ड मॉडल है उसके आप क्या है यहाँ पे क्यू ले रहे हो, जो कि आपके रिस्ट्रिक्शन है। अगेन आर एस एस न्यू, मतलब कि रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर न्यू मॉडल का अपॉन में एन माइनस के, ठीक है। अगर आपको आर स्क्वायर की फॉर्म में, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की फॉर्म में अगर मॉडल दिया हो तो आप क्या करोगे, आर दैट इज आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड माइनस आर स्क्वायर रिस्ट्रिक्टेड अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज सेम वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, ठीक है। अगर आपको एफ टेस्ट अनोवा में यूज करना है तो आप ये वाला एफ टेस्ट लगाओगे, दैट इज एम एस बिटवीन एंड एम एस विद इन। एम एस बिटवीन क्या है, मीन स्क्वायर, ठीक है, मीन स्क्वायर बिटवीन एंड मीन स्क्वायर विद इन। ये आपका क्या हो जाएगा, अनोवा का टेस्ट हो जाएगा, जो कि आप अनोवा में यूज करोगे, ठीक है। सो एम एस बिटवीन क्या है आपका यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस जो हमने फॉर्मूला देखा है वो भी इसमें यूज़ हो जाएगा अनोवा वाले में, ठीक है। सो ये आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं करा, बट वो एक्सप्लेन अपॉन में टोटल वेरिएंस वाला जो फॉर्मूला हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन में जो देखा था वो वाला भी यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। एट क्या है, चाउ टेस्ट में भी आपका एफ टेस्ट यूज होता है अगेन। सो चाउ टेस्ट क्या होता है ये हम टाइम सीरीज में पढ़ेंगे, बट इसका फॉर्मूला यही देख लेते हैं। ये आपका क्या है, एक्सप्लेन सम ऑफ रेसिडुअल पूल्ड सैंपल है, ठीक है, उसका रेसिडुअल का सम, ठीक है, माइनस करा है। ये हमारे क्या है, जो भी हमने एक पूल है उनके सब ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का भी अगेन रेसिडुअल हमने क्या है निकाला है, वो उस पूल में से माइनस कर दिया, डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम डेट इज के। फिर क्या है, जो भी आपके ये पूल सैंपल सब सैंपल थे उनको प्लस करके अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2 के डिग्री ऑफ फ्रीडम से वो डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड आपको अगर रिस्ट्रिक्शन मोड में देखना है तो ये जो पूल्ड वाला है इसको हम RSS रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, एंड ये जो आपके सब सैंपल्स हैं ये आपके अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ 8 फॉर्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आए आपके एफ टेस्ट के। आप कुछ जितने सही लगे आप उतने एफ टेस्ट कर लीजिएगा, मतलब कि मैंने बहुत इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, आपने देखा होगा, बट आपको एक दो बार तो इन्हें पढ़ना पड़ेगा जब भी आपको इतने ही क्लैरिफाई होंगे, ठीक है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एफ टेस्ट से, ये नहीं है कि आ सकते हैं, आए हुए हैं इसलिए इतना कवर करा है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड अच्छे लगने के साथ वैल्यूएबल लगा होगा, कुछ आपकी नॉलेज में एड ऑन हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बता देती हूँ, आपका सिर्फ डमी वेरिएबल बचा है एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल बचा है, उसके साथ जो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन बचा है, एंड आपका टाइम सीरीज बचा है। तो इसमें से आप कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट जो आपको नोट्स चाहिए वो किस में चाहिए, इन तीनों टॉपिक में से वो मैं लेके आऊंगी। वरना मेरा प्लान जो है वो डमी वेरिएबल का है, कि आपका डमी वेरिएबल लॉन्ग वीडियोस में कवर नहीं हुआ तो आपका शॉर्ट नोट्स में एटलीस्ट कवर हो जाए, वरना आप अपनी चॉइस भी बता सकते हो कि कौन सा होना चाहिए, ठीक है। सो एक कमेंट आया था टाइम सीरीज का, तो मैं उन्हें बोल देती हूँ टाइम सीरीज आपका डेफिनेटली कवर होगा, एंड मैं कोशिश करूंगी कि इसके PYQs भी आपके वहाँ पे करा दूँ। सो डोंट वरी, आप यहाँ पे बस शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज को कंटिन्यू रखना, एंड तक देखना, इससे आपका जरूर इकोनॉमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सारे हो जाएंगे, एंड आपके जो इसके बाद आप सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करना, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि इकोनॉमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो के लिए। स्टे ट्यून रहिए, स्टे ट्यून रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा वीडियो को लाइक कर दें, एंड कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।